दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद भी सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर भाजपा नेताओं से मिलकर भितरघात करने, चुनाव में नुकसान पहुंचाने और फंडिंग लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। घनश्याम सिंह ने पार्टी आला कमान से राजेंद्र भारती को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग भी की है। वहीं दूसरी ओर मतदान प्रतिशत में करीब 9% की गिरावट को लेकर कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि दतिया में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। प्रशासन ने मतदाताओं को मतदान से रोका और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं हुई। हालांकि बीजेपी ने इसे हार की हताशा करार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि जनता का समर्थन उनके साथ है और उपचुनाव में जीत कांग्रेस की ही होगी। दतिया उपचुनाव में 71.44% मतदान, 2023 के विधानसभा चुनाव में 80.20% मतदान, उपचुनाव में हुआ 8.76% कम मतदान, 2008 के चुनाव के बाद सबसे कम मतदान। दतिया में 2008 में हुआ था 73.21% मतदान। इस बार 1,57,473 मतदाताओं ने डाले वोट। 74.09% पुरुष एवं 68.48% महिलाओं ने किया मतदान। 1998 से 2023 तक लगातार बढ़ा था मतदान प्रतिशत। उपचुनाव 2026 में टूटा मतदान बढ़ने का ट्रेंड। 3 अगस्त को होगी उपचुनाव की मतगणना। प्रशासन सरकार के द्वारा बूथ कैप्चरिंग की गई। कई जगह हमारे वहाँ के उम्मीदवार घनश्याम सिंह जी ने भी कहा, मैं समझता हूँ कि सरकार ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ की जनता का कांग्रेस पार्टी के प्रति झुकाव था और निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी। उधर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि हार सामने देखकर कांग्रेस एक बार फिर पुराना राग अलाप रही है। उनका कहना है कि जब कांग्रेस जीतती है तो लोकतंत्र की जीत बताती है और हार की आशंका होते ही ईवीएम और प्रशासन पर सवाल उठाने लगती है। भाजपा ने दावा किया कि दतिया में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ। ये तो कांग्रेसियों का पुराना राग है कि जीते तो राहुल गांधी और हारे तो ईवीएम या चुनाव आयोग या मशीनरी। कांग्रेस के प्रत्याशी के पास बूथ पर टेबल पर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं थे और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अंतरकलह ऐसी कि कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बनाई। तो कांग्रेस स्पष्ट तौर पे हार स्वीकार कर चुकी है और अब बहाने की तरफ बढ़ चुकी है। बहरहाल दतिया उपचुनाव में मतदान के बाद सियासत गर्म है। कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया और अपनी ही पार्टी में भितरघात के आरोपों को लेकर चर्चा में है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोपों को संभावित हार की बेचैनी बता रही है। ऐसे में अब 3 अगस्त की मतगणना ही तय करेगी कि दतिया की जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मतदान पर घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। दतिया में कम मतदान के क्या है मायने। उपचुनाव में मतदान के बाद क्यों मचा सियासी घमासान। कांग्रेस के चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों में कितना दम। बीजेपी क्यों बता रही इसे हार की हताशा। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद भी सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर बीजेपी नेताओं से मिलकर के भितरघात करने, चुनाव में नुकसान पहुंचाने और फंडिंग लेने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। घनश्याम सिंह ने पार्टी आलाकमान से राजेंद्र भारती को कांग्रेस से निष्कासित करने की भी मांग कर दी है। और दूसरी ओर मतदान प्रतिशत में करीब 9% की गिरावट को लेकर के कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं
ज्योति पटेल जी। ज्योति पटेल जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। ज्योति जी स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिन बघेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। सचिन जी आपका भी स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप सर आपका भी स्वागत है IND24 में। और शुरुआत भी मैं आपसे ही करना चाहूँगा संदीप जी, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है और जो ट्रेंड अभी हमने देखा कि भाई 1998 से लेके 2023 तक लगातार जो मतदान का प्रतिशत था वो बढ़ा था, लेकिन अभी 2000 उपचुनाव जो 2026 में अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें ये ट्रेंड है, गिर गया, 9% की गिरावट आई है। कांग्रेस कह रही है कि भाई फेयर चुनाव नहीं हुआ है, निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आपको, कैसा लगता है, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? संदीप जी। देखिए, उपचुनाव था, उपचुनाव में मतदान बहुत ज़्यादा हो ये उम्मीद कम करते हैं लोग, लेकिन जितना भी हुआ मुझे लगता वो कम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें कोई सरकार तय होनी हो या किसी सरकार को गिरना हो, बहुमत का मसला हो, एक सीट का चुनाव था। स्वाभाविक सी बात है मतदान का प्रतिशत कम ही रहता है। मैंने जो अब तक देखा है, या तो फिर जिस विधायक को हटाया जाता है उसके खिलाफ माहौल हो या जिसे हटाया गया उसके पक्ष में माहौल हो तो प्रतिशत बढ़ने की संभावना रहती है, और इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं था। जहां तक कांग्रेस के अंदर के आरोपों की बात है दिव्यांश जी, मुझे ये समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में कि घनश्याम सिंह ने मतदान के बाद ये आरोप क्यों लगाया। अगर वाकई में राजेंद्र भारती ऐसा कर रहे थे तो उन्हें वर्तमान उस समय की स्थितियों से पार्टी को अवगत कराना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि राजेंद्र भारती का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसके चलते वो सक्रिय नहीं हुए, कुछ सक्रिय हुए, कुछ सभाओं में भी शामिल हुए, जनसंपर्क भी किया। ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसमें ये लगता है कि क्या कांग्रेस इतनी बटी थी? चुनाव से पहले यह लग रहा था कि तमाम प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, राजेंद्र भारती, स्थानीय नेता, अवधेश नायक, तमाम नेता एक साथ थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस गोल बंद होकर लड़ रही है। अगर ये वास्तविकता है जो बात कही है घनश्याम सिंह ने, तो इसका आशय हमें यह निकाल लेना चाहिए कि फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष एक और है कि इसके पीछे एक बड़ी सियासत भी हो सकती है, जो मैं समझ पा रहा हूं। वो सियासत ये होगी कि अगर घनश्याम सिंह दतिया से चुनाव जीत गए, मान लीजिए, तो 2028 में फिर चुनाव होंगे, क्योंकि घनश्याम सिंह 2 चुनाव सेवढ़ा से लड़े हैं, नजदीकी सीट से। तो अगर वो राजेंद्र भारती के खिलाफ कोई कार्रवाई करा देते हैं तो फिर दतिया में उनके मुकाबले कोई दावेदार ही नहीं होगा। तो क्या ये एक राजनीति है घनश्याम सिंह की, या तथ्य जो है वो सही है? क्योंकि राजेंद्र भारती के बारे में कहा जाता है, या हम लोग भी देख रहे हैं पिछले 1 दशक से, उस जैसा लड़ाका राजनेता मध्य प्रदेश की राजनीति में हम लोगों को तो नहीं दिखता कि जिसने खुलकर लड़ाई लड़ी हो। 2016 से जो आदमी पेड न्यूज की लड़ाई लड़ रहा हो, उसके बाद उसके साथ तमाम चीजें हुई, जेल हुई, तमाम चीजें हुई, तो वो लड़ाका आदमी अगर उसको समझौता करना होता, जो मेरा अपना आकलन है, ठीक, तो वो समझौता छुप के क्यों करता? ठीक। समझौता भी अगर उसे बीजेपी से करना होता, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी ने इस चुनाव से पहले राजेंद्र भारती या राजेंद्र भारती के करीबियों को कोई प्रलोभन ना दिया हो या उनसे बातचीत ना की हो, क्योंकि ये बहुत नजदीक का मुकाबला था। तो मुझे लगता है कि इस पत्र में सच्चाई थोड़ा कम, राजनीति ज्यादा दिख रही है। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने उठाए हैं, और आप दोनों से ही, ज्योति जी, सचिन जी, मैं आप दोनों से ही उस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। पहले ज्योति जी के पास आऊंगा, फिर सचिन जी आपके पास आऊंगा। ज्योति जी, जो बात संदीप जी कह रहे हैं कि भाई अगर ये आरोप लगाने थे तो पहले लगाने थे, ये अब चुनाव हो गया उसके बाद इस तरह के आरोप लगाने का क्या अर्थ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूंगी, और हमारी IND24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, घनश्याम सिंह जी जो है वो एक बहुत ही सहज सरल प्रत्याशी थे, एक ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने ना तो झूठ बोलना आता है और ना ही छल कपट करना आता है। निश्चित रूप से देखिए, बहुत ज्यादा तो अंदरूनी चीजें हमने भी बाहर से देखी सारी चीजें, लेकिन देखिए जहां तक मुझे पता है तो सच्चाई ये है कि यदि घनश्याम सिंह जी ने कोई आरोप लगाया है और कोई प्रत्याशी यदि कोई आरोप लगाता है तो ये जो केवल है चुनाव के बाद की बात नहीं होगी, ये चुनाव के पहले की भी बात थी। चुनाव के पहले भी जब चुनाव चल रहा था उस समय पर भी घनश्याम सिंह जी ने हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व उसको अवगत कराया था, प्रदेश के नेतृत्व को भी ये बताया था कि कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं, और निश्चित रूप से सारे लोग सतर्क थे। लेकिन निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि राजेंद्र भारती जी ने कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ियां की हैं,
और निश्चित रूप से हमें भी ये उम्मीद है कि पार्टी उन पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन इसके इतर दूसरी बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी, आज कहीं प्रदेश में हो या पूरे देश के अंदर हम कहीं भी देख लें, जब मतदान होता है, देखिए राइट टू वोट एक सबसे बड़ा अधिकार होता है डेमोक्रेसी में, और उस अधिकार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छीनने का प्रयास करती है, कभी बूथ कैप्चरिंग करा करके, कभी कांग्रेस के एजेंटों के साथ धन बल का उपयोग करके, या फिर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र का उपयोग करके। और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी कांग्रेस पार्टी को जनता का पूरा विश्वास मिला है। जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में थी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरीके से कुशासन रहा है इन सालों में, उसका जवाब जो है इस चुनाव में जनता ने दिया है, और निश्चित रूप से घनश्याम सिंह जी इस चुनाव में जीतेंगे। जी ठीक है, सचिन जी आपकी प्रतिक्रिया। चुनाव वोट से नहीं, वोट से जीता जाता है। और मैं ज्योति जी को सुन रहा था, मैं लोग इतनी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। अगर इतनी सारी पक्षपाती और सारी सब कुछ होती बातें, तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में हमको 15 साल सरकार लाने में नहीं लगते। तो इसलिए इस प्रकार की बातें करना लोकतांत्रिक देश के अंदर, और इतनी बड़ी चुनाव आयोग की संस्था है, उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करना ये ठीक बात नहीं है। और ये प्रश्न खड़ा करना इसलिए भी स्वाभाविक है कि हार के पहले ही स्वीकार कैसे करना है, कैसे आप हार को स्वीकार करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो इन्होंने क्या है कि हार का ठिकाना किस पे मोड़ना, तो पहले से हमने तय कर लिया कि इन्होंने बोलने की पक्षपाती है, कुछ गड़बड़ी हुई तो देख लेंगे। इनके आपके वो सिगाड़ जी को भी मैं देख रहा था, सुन रहा था इसके ऊपर, तो इनके आपस में इनके अभी तो यही नहीं तय कर पा रहे कि इनको शिकायत किससे है, कि इनको शिकायत ईवीएम से है या फिर इनको शिकायत प्रशासन से है, कि शिकायत इनको भारतीय जनता पार्टी से है। तो ये इनके आपस में तय नहीं कर पा रहे कि इनको शिकायत किससे है। और उनको शिकायत थी तो चुनाव आयोग से अगर शिकायत करनी चाहिए थी इनको कुछ जाकर के। तो ये शिकायत करना, ये इस प्रकार का ये अपनी पूर्व में हार को मान लेने जैसा है। लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व होता है चुनाव, उसके अंदर जनता ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया है, जिसके परिणाम भी हमको 3 तारीख के दिन देखने को मिलेंगे। लेकिन आज आकर के ये जो बात कही जा रही है, तो ये एक इनका जो हमारे माननीय विजय प्रभारी जी, हमारे आशीष अग्रवाल जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वही बात है कि हारना है तो हार को स्वीकार कैसे करना। तो उसके लिए पहले से वातावरण ऐसा बना दो कि लोग लगने लगे कि भाई हम तो इसके कारण से हार रहे थे। हार का बहाना बनाना का क्या तरीका है, और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये कहना कि पक्षपात और इस प्रकार की बातें करना ये ठीक बात नहीं है। और ये इनके आपात घनश्याम सिंह जी ने भी आज काफी सारे उनके ऊपर आरोप लगाए, राजीव भारती जी के ऊपर आरोप लगाए। तो इसलिए पहले कांग्रेस ये तो तय करे कि अपना जब मकान जो है उनकी दीवारों के अंदर जो है वो दरख्तें पड़ रही हैं उसके अंदर, तो दूसरे के मकान पर प्रश्न नहीं खड़ा करते हैं। अपना मकान संभालिए ना आप जाकर के आपके अंदर ही कितनी सारी शिकायत। घनश्याम जी ने कहा इनको राजेंद्र भारती जी को बाहर निकालिए और उस प्रकार की बात की जाकर के। तो पहले अपना किला संभालिए जाकर के, उसके बाद में शिकायत कीजिएगा। और हार और जीत जो है वो तो मतदाता के उसका मतदान के दिन निर्णय होगा, जिस दिन गिनती होगी। लेकिन आज आपको हार स्वीकार करनी, तो ये दूसरे पर आरोप लगा के क्यों हार को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, ज्योति जी कुछ कहना है आपको? देखिए, ये जो भीतरघात की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको अपने चेहरा जो है झांक कर के आईने में देख लेना चाहिए कि सबसे पहले टिकट मिलते ही किस तरीके से आपके बहुत बड़े नेता, जिनका आतंक दतिया में चलता था, जिनका अहंकार की राजनीति वो करते थे, उनका आक्रोश, उनके कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर दिखा। किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती है, अनुशासन कार्यकर्ताओं का किस तरीके से दिखा। सड़कें जाम हुई, लोगों को मारा पीटा गया, पुलिस पर अटैक किया गया। तो ये भीतरघात और ये अनुशासन का पाठ हमें मत पढ़ाइए। सबसे पहले आप अपने नेताओं को सुधारने का काम कीजिए। देखिए, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र चलता है हमारी पार्टी में। यदि किसी को कुछ बात कहनी होती है तो वो जो दबे स्वर में जो है रोता नहीं है, आंसू नहीं बहाता मंचों पर खड़ा होकर के, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने बहाए। लेकिन हमारी पार्टी में खुलकर लोग बात करते हैं। और निश्चित रूप से यदि राजेंद्र भारती जी ने कुछ गलत किया, हमको इसलिए पता लगा कि हमने कान में आकर के राहुल गांधी जी के कान में जाकर कहा होगा कि राजेंद्र भारती जी को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। और हमको पता लग गया, आपने उनके कान में इतने धीमे से कहा कि भारतीय जनता पार्टी तक को सुनाई दे रही है उनकी शिकायत। तो ज्योति जी, ये बात कहना कि हम लोकतांत्रिक, और रही बात दतिया की, आप बात कह रही थी, तो दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा जी की आप बात कह रही हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पूरे समर्पण भाव के साथ उन्होंने घर घर जाकर के पूरे चुनाव में संपर्क किया है। ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, ये संगठन विचार वाली पार्टी है, कमल के फूल की पार्टी। और यहाँ से कमल का फूल ही सर्वोपरि कार्यकर्ता की।
तो आप जाकर के आपके यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि आपके चैनल पर अंतिम बैठ दिन के जाकर तो के सफाई सारे दे रहे कार्यकर्ताओं ने हैं, मंच लेकिन पे सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है ना कि नरोत्तम मिश्रा जी जैसा ही टिकट कटा, वैसे ही सारे के सारे कार्यकर्ता जो है रोड पर आ गए थे। और आपको क्या लगता है कि उन कार्यकर्ताओं ने ठीक है, सचिन जी, शिवाजी जी का साथ दिया होगा? ठीक है। संदीप जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी? देखिए, मुझे लगता है कि ज्योति जी ने तो बात साफ कर दी है कि पहले ही राजेंद्र भारती की शिकायत आ गई थी कि वो भीतरघात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसके प्रमाण हैं और पार्टी के पास उसकी पूरी जानकारी है तो कार्रवाई करने में देरी नहीं होनी चाहिए। कि अगर वाकई में किसी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया, तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि राजेंद्र भारती ने भी जो आरोप लगाए हैं उसको नहीं सुना है लोगों ने। राजेंद्र भारती ने भी खुलकर घनश्याम सिंह के आरोप के बाद कहा है कि 2013, 2018 के चुनाव में किसका किससे समझौता हुआ था। तो क्या जो राजेंद्र भारती बात कह रहे हैं, क्या उसका भी परीक्षण होगा? मुझे लगता है कि राजनीति में थोड़ी सी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, चाहे राजनेता मैं कह रहा हूं घनश्याम सिंह हो या राजेंद्र भारती। पार्टी के अंदर का मसला है तो उन्हें पार्टी के नेताओं को अवगत कराना चाहिए। राजेंद्र भारती से पार्टी को सफाई लेनी चाहिए, लेकिन मीडिया के सामने आके सीधे सीधे किसी पे आरोप लगाना और फिर उस आरोप का जवाब आना। कहते हैं लोग, अगर आप एक परत उघारोगे तो कई खुलेंगी। तो मुझे लगता है कि घनश्याम सिंह के एक आरोप से ऐसा ना हो कि कांग्रेस की वो सारी चीजें जो अब तक ढकी हुई हैं, मुंदी हुई हैं, वो खुलकर सामने आ जाएं। इससे नुकसान कांग्रेस को होगा और आने वाले समय में फायदा बीजेपी को होना तय है। ज्योति जी, नुकसान हो सकता है कांग्रेस को अगर इस तरह से चीजें चली तो, क्या कहेंगी? देखिए, जब भी कोई ऐसी चीजें होती, राहुल गांधी जी ने हमारे खुले मंच से ये कहा था कि जो लंगड़े घोड़े हैं उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए। जो लोग पार्टी के अंदर भीतरघात करते हैं उनको पार्टी से भीतरघात होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी की बात से सहमत हूं कि यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उन पर एक्शन लेगी। और चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते भी ये मानती हूं कि यदि कोई पार्टी के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी हो, यदि पार्टी के अंदर कोई गलत करता है, कोई धोखा करता है, कोई विश्वासघात करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये बात केवल मैं नहीं बल्कि राहुल गांधी से लेकर के तमाम नेता ये मानते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का किस तरीके से दुरुपयोग किया तो हमने विगत चुनाव में देखा। मीनाक्षी नटराजन जी के चुनाव में भी हमने देखा किस तरीके से इन्होंने दुरुपयोग करके जो है तीसरी सीट है धोखे से हासिल कर ली। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है कि किस तरीके से पोलिंग बूथ से लेकर के जो है वोट चोर से लेकर के सीट चोरी तक किस तरीके से करना है, इनके पास पूरे षड्यंत्र, पूरे जो प्लान है वो रहते हैं। निश्चित रूप से इनका विश्वास जो है वो जनता पर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जनता तो इन्हें वोट देगी नहीं, परंतु किसी तरीके से मैनिपुलेट करके, किसी तरीके से बूथ कैप्चरिंग करके, किसी तरीके से कार्यकर्ताओं पर धन बल का और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके किस तरीके से चुनाव जीतना है, ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी रणनीति का, उसी इनकी कूटनीति का जवाब देने के लिए अपनी टीम जो है ग्राम पंचायत तक तैयार कर रही है और ज्यादातर तैयार भी होती है। जी ज्योति जी, लेकिन आपने जैसे टीम की बात कही कि टीम तैयार हो रही है, ये कैसी टीम है कि जो आपस में ही लड़ पड़ रही है? भाई ऐसी टीम नहीं होती है ना भाई। ये टीम कैसी टीम है जो आपस में जिसकी नहीं बन रही है? अगर इस तरह की टीम के साथ अगर आप खेलेंगे, मुझे याद है 2007 का जो 50-50 वर्ल्ड कप हुआ था सर, उसमें जो अपनी टीम गई थी उसमें सौरव गांगुली कैप्टन नहीं थे, राहुल द्रविड़ कैप्टन थे और 2 धड़ों में बट गई थी। उससे पहले वो ग्रेग चैपल वाला जो पूरा कांड हुआ था, तो सचिन ने बहुत पहले कह दिया था कि भाई ये टीम तो नहीं जीत पाएगी और बहुत शर्मनाक तरीके से वो टीम बाहर हो गई थी। उसके बाद हालांकि 2007 का वही जो 2020 जो वर्ल्ड कप हुआ था पहला, वो धोनी की कैप्टनसी में अपन ने जीता था। अब मैंने ये चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों चीजें लगभग एनालॉगस हैं थोड़ा एक दूसरे के, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, कि भाई टीम, आपने जैसे टीम की बात कही, तो भाई टीम तभी चल पाएगी जब टीम में आपस में टीम स्पिरिट होगी। अगर वो टीम स्पिरिट ही नहीं होगी, अगर नेता आपस में ही ऐसे लड़ते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? सचिन जी क्या कहेंगे? कांग्रेस का परिणाम आने से पहले ऐसा लग रहा है कि पोस्टमार्टम कर लिया इन लोगों ने। इनको ये आत्ममंथन करने का समय था इनका कि हम कहाँ आकर के खड़े हो गए आकर के। उस समय में जाकर के इन्होंने आज पहले ही पोस्टमार्टम कर लिया तो पूरा सिस्टम इनका ध्वस्त हो गया। अभी मैं ज्योति जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा लंगड़ा घोड़े को हम बाहर करेंगे। आप एक विधायक जो है वो चुनाव जीता विधायक है, ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगा, प्रत्यारोप लगा, लेकिन आज उस विधायक को, जीते हुए विधायक को आप उसको लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं।
इससे समझ में आती है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। इनको ही नहीं पता कि हमको किस कार्यकर्ता को हमारे साथ रखना, किसको नहीं रखना, और हमारी पार्टी की स्थिति क्या बन रही है। और जो आप जिस टीम स्पिरिट की बात कर रहे थे, तो ये टीम नहीं है, ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कंपनियां हैं जो चुनाव होती है और इकट्ठी होकर करके चुनाव के अंदर मैदान में उतर करके पब्लिक को कुछ का कुछ कहने लगती है और फिर हारने लगते हैं। तो फिर लोकतंत्र की जितनी संवैधानिक संस्था है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। तो मैंने ये जो आपने बात कही टीम, और ये तो कांग्रेस के अंदर ऊपर से नीचे तक वो तो एक इनके नेता है, 56 साल के नेता है, जो चुनाव वगैरह कहीं नजर आते नहीं और बार बार विदेश गुप्त यात्राओं पे चले जाते हैं, और इनको ऐसी छोड़ रखा है सब लोगों को अपने अपने स्तर पर। ज्योति जी की जो बात है उससे तो ये स्पष्ट हुआ है कि अभी इनका जो पोस्टमार्टम पूरा कर लिया इन लोगों ने कांग्रेस का, और उसका कुल मिलाकर के अंतिम संस्कार करने की ओर है सबकी सभी। ठीक है, ज्योति जी कुछ कहेंगी आप? देखिए, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम पूरे प्रदेश के लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से विजयपुर चुनाव जीता, उपचुनाव जीता। बुधनी में जो 1-1 लाख का अंतर था वो हम पाट करके 13,000 तक लाए। तो ये तो आपका कुशासन था ना, जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब इस प्रदेश की जनता ने दिया। और निश्चित रूप से ये तीसरा जो उपचुनाव होने जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात में फिर अभी आपकी बात में आपने कहा कि पक्षपातपूर्ण प्रशासन जो है पक्षपातपूर्ण कर रहा है, तो फिर विजयपुर। लेकिन मैं वही सचिन जी, मैं वही बात कर रही हूँ। लेकिन विपक्ष के नाते, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, यदि कोई मतदान में गड़बड़ियां होती हैं, डेमोक्रेसी का जो राइट टू वोट है उस पर यदि कोई आंच आती है तो उसकी रक्षा करना भी विपक्ष का कर्तव्य है। और यदि आप ये कहते कि हाँ कि हम हार की हताशा का कारण कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, हम हार की हताशा का कारण नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कोई चीजें हमारे सामने आती हैं तो उसका जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है, उसके पक्ष में लड़ाई लड़ना भी हमारा कर्तव्य है। निश्चित रूप से ये जो सीट है, दतिया सीट, वो हम जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। और इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, भारतीय जनता पार्टी का जो इन 3-4 सालों का जो मोहन यादव जी का जो कार्यकाल रहा है, उसके दम पर जो है हम चुनाव जीत रहे हैं। जनता ने हमें वोट दी है, और जनता जो है भय मुक्त दतिया चाहती है। जनता जो है सम्मान और स्वाभिमान वाला दतिया चाहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संदीप जी, ज्योति जी की बात को बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दतिया की जनता हमें वोट इसलिए देगी क्योंकि मोहन सरकार के कुशासन से परेशान है, बीजेपी के कुशासन से परेशान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है या क्या करने वाली है जिसके लिए जनता उनको वोट दे। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, स्वाभाविक सी बात है, वो हमेशा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है विपक्ष, और यही कहता है कि मतदाता हमें इसलिए वोट देगा कि सरकार काम नहीं कर रही। ये बात बिल्कुल सही है कि दतिया का चुनाव बहुत करीब का चुनाव है। क्या फैसला होगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन इतना तय है कि बहुत नजदीकी मुकाबला, जो हम लोगों ने जाके जमीन पर देखा, बहुत नजदीकी मुकाबला था। और उसमें कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के चलते बीजेपी के अंदर भी थोड़ी सी निराशा थी। यही कारण है कि मुकाबला करीब का रहा और कांग्रेस ने आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा। कांग्रेस हमेशा रक्षात्मक चुनाव लड़ती रही है, इस बार कांग्रेस आक्रामक थी और बीजेपी रक्षात्मक थी। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि आने वाले समय जो नतीजा आएगा वो करीब का दिखेगा। और जो ज्योति जी कह रही हैं, स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष में है तो वो मोहन यादव सरकार को, बीजेपी पे हमला तो करेंगी ही। ठीक ठीक। सचिन जी क्या कहेंगे ज्योति की कर्तव्य निष्ठा जो है उसके ऊपर हुआ कि वो ऊपर के जो कार्यकर्ता है उनकी कर्तव्य निष्ठा देखेंगे, उस कर्तव्य निष्ठा को देखेंगे कि कैसे मीनाक्षी नटराजन जो है उनको राज्यसभा का चुनाव से उनको बाहर कराया गया। तो कांग्रेस जो है आशा है कि वो अपना किला पहले देखेगी, और उनका किला दरक रहा है दतिया में भी, और दतिया में जो है विकास को वोट दिया है वहां के मतदान में, और 3 तारीख के दिन विकास के को वोट पर परिणाम आने वाला निश्चित रूप से। तो ज्योति जी, जैसे मीनाक्षी नटराजन के मामले का आपने जिक्र किया, आप मानती हैं कि उसमें पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस की उसमें कोई गलती नहीं थी? डेफिनेटली कांग्रेस की गलती इसलिए नहीं थी क्योंकि जो उसमें कॉलम दिया हुआ था, उनका जो एक नोटिस आया था, उसमें कहीं कोई जवाब देने का प्रावधान ही नहीं था। तो वो जवाब कहाँ देती, और उस आधार पर जो है निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और इस बीच में जो है इन्होंने अपना तीसरा प्रत्याशी घुसा दिया। और उनकी कार्य प्रणाली जो ऐसी थी कि चुनाव आयोग पर निश्चित रूप से सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पहले से ही जब इनको पता था कि तीसरी सीट के लिए इनके पास पर्याप्त वोटिंग नहीं है, पर्याप्त मतदान नहीं है, उसके बाद भी इन्हें तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं। और जिस तरीके से आज पूरे जब दतिया चुनाव चल रहा था, जिस तरीके से जैन जी को
परेशान किया गया, जिस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी को परेशान किया गया, जंतर मंतर पर परेशान किया गया, जिस तरीके से उन पर केस दर्ज किए गए, उन पर गोलियां चलाई गई, जिस तरीके से लाठीचार्ज कील ठोक ठोक करके जो लाठीचार्ज किया गया, तो निश्चित रूप से ये भी दतिया की जनता ने देखा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, हर प्रकार का वीडियो जनता के पास पहुंच रहा था। किसान आंदोलन जब चल रहा था तब भी दतिया की जनता देख रही थी। उस समय की कमी हमारे पास, सारे मुद्दों पर जी सचिन जी, आपकी प्रतिक्रिया हो जाए जल्दी से। जी सचिन जी, क्या नहीं है कि इनको अगर किसी प्रकार के शिकायत संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। ये दिल्ली के अंदर युवाओं के आंदोलन, तो युवाओं के आंदोलन जो था वो स्वीकार है, छात्रों की मांगे सुनी गई है जब सरकार के द्वारा। लेकिन जो ये बीजेपी का जो आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर छात्रों का आंदोलन पर, जो कांग्रेस के कंधे पर छात्रों कंधे पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो छात्रों ने कंधे पर उनको उतार दिया है। रही बात दतिया के चुनाव के, तो मतदाता जो है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार को उसने वोट दिया। उसने देखा पिछले 20 साल के अंदर क्या क्या विकास दतिया के अंदर, उस विकास को ही वोट मिला है इस बार। चलिए संदीप जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे हो जाए, फिर उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी संदीप जी। मेरा तो कुल मिलाकर के यह है कि बात राजेंद्र भारती की है, आरोप लगा है राजेंद्र भारती पर। मेरा अपना मानना है कि इसे सप्रमाण अगर पेश किया जाएगा और पार्टी खुद छानबीन करेगी और अगर दोषी पाया जाता तो नेता पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के आरोप लगाने से पार्टी को नुकसान होता है, उस नेता को भी नुकसान होता है जो समर्पित भाव से आपके टिकट पर निर्वाचित हुआ था। मुझे लगता है कि उसका जनाधार कहीं ज्यादा था। ऐसे नेता पर आरोप लगाने से पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इस तरह के आरोप लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान पार्टी को ही होना है, नुकसान कैंडिडेट को ही होना है। और कहीं ना कहीं आगे चलकर भाई अब 28 में ज्यादा समय तो बचा नहीं है, 2.5 साल बाद ही 28 का चुनाव होना है, तो अगर अभी से ऐसी स्थिति रहेगी तो 28 में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।